स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और एक बार फिर हूं अपने ही यूट्यूब चैनल आराधनास ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके अपना एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बेसिक्स यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पे इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने बताया था कि इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला है केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा है रिएक्टर डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो बेसिक्स हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस किया गया है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? मेनली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा एट डिफरेंट रिएक्शन रेट्स, अलग अलग रिएक्शन रेट्स पे जो रिएक्शन पैरामीटर्स हैं जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर, उनका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या फिर कॉम्पोजिशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन या फिर कॉम्पोजिशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कई तरह की होती है। पहला टाइप है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शन वो होती हैं जो कि सिंगल फेस में होती हैं, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C तो तीनों चीज़ें रिएक्टेंट AB और प्रोडक्ट C तीनों एक ही फेस में होंगे, चाहे वो लिक्विड फेस हो या गैसियस फेस में हो। इसके अलावा अगर कैटालिस्ट है तो वो भी सेम फेस में होगा। इसके अलावा जो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हैं उसमें एक से ज़्यादा फेस इन्वॉल्व रहता है, चाहे रिएक्टेंट लिक्विड हो, प्रोडक्ट गैसियस फेस में हो, या फिर हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम फेस में हो पर कैटालिस्ट किसी दूसरे फेस में हो। दूसरा टाइप जो है रिएक्शन का वो है कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिन रिएक्शंस में कैटालिस्ट का यूज़ होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन वो कहलाती है कैटालिटिक रिएक्शंस, और जिन रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता वो कहलाती है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दोनों का ही। कैटालिटिक रिएक्शन का है जब एथिलीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकेल तो इथेन बनती है, तो ये हो गई कैटालिटिक रिएक्शन। और वही नॉन कैटालिटिक रिएक्शन का वही सेम एग्जाम्पल है जैसा कि होमोजीनियस रिएक्शन का था। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तीसरा टाइप जो है रिएक्शन का वो बेस्ड है मॉलिक्यूलैरिटी पे, यानी कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। तो इस बेस पे रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, बाई मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, ट्राई मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा की रिएक्शन ज़्यादातर होती नहीं है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब साइक्लोब्यूटेन का डिकम्पोजिशन होता है तो एथिलीन बनती है। वहीं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। और वहीं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में एग्जाम्पल दे रखा है कि जब दो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चौथा टाइप जो है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन पे। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं उसमें रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट निकलती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कॉपर तो बनता है यहाँ पे CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल और हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट Cl2O3 तो एथिलीन बन रही है, साथ में H2O बन रहा है और हीट माइनस यानी कि हीट जो है वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है। इसके बाद अगला जो टाइप है रिएक्शन का वो बेस्ड है ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है N2O5 डिकम्पोज हो रहा है NO2 और ऑक्सीजन में। वहीं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब एथिल एसीटेट NaOH से रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनता है। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब दो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो N2O और H2O बनते हैं। थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन जनरली होती ही नहीं है। नेक्स्ट टाइप जो है रिएक्शंस का वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही डायरेक्शंस में होती हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का,
जहाँ पे इथेनॉल एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर के एथिल एसीटेट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में दोनों साइड में डुअल एरो लगा है, तो यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और उसका ऑपोजिट भी हो रहा है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है। भाई इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि जब बेंजीन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनाता है। ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होता है, रिएक्शन का ऑपोजिट नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट से मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड से है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यानी कि रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट का मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम या फिर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये हमें बताती है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन होते हुए किस तरह से चेंज होती है, किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है A प्लस B गिव्स R, तो यहाँ पे A के बेसिस पे जो रेट कैलकुलेट किया है तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ A डिसअपियरिंग और कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और पर यूनिट टाइम। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स की यूनिट मोल, पर वॉल्यूम की यूनिट लीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो रेट की जो यूनिट है वो हो गई मोल पर लीटर सेकंड। तो अगर हम फॉर्मूलेशन की बात करें तो रेट को हम लिख सकते हैं -1/V dNA/dt। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस क्यों है, माइनस इसलिए है क्योंकि A के मोल्स जो हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, नेगेटिव में उनकी क्वांटिटी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद V को अंदर करके इसको dC/dt लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम रेट इक्वेशन को हम B के बेसिस पे लिखें तो B भी डिसअपियर हो रहा है, तो -RB जो होगा वो होगा -1/V dNB/dt या फिर -dCB/dt। और वहीं अगर हम R के बेसिस पे लिखें तो R क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। R इज इक्वल टू 1/V dNR/dt या फिर dCR/dt। अब ये जो डिफरेंट रेट्स हैं, एक A के बेसिस पे, एक B के बेसिस पे और एक R के बेसिस पे, उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि यहाँ पे दे रखा है -RA/A इज इक्वल टू -RB/B इज इक्वल टू RR/R। अब माइनस यहाँ पे क्यों लगा है आपको पता है, क्योंकि A और B जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं और R जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वहाँ नेगेटिव साइन नहीं है। और A, B और R जो हैं वो रिएक्शन में जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल R के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है A + 3B गिव्स 2R, तो A का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, B का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 3 है और कैपिटल R का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है। तो हम जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं -RA/1 इज इक्वल टू -RB/3 इज इक्वल टू RR/2, यानी कि B के डिसअपियरेंस का जो रेट है वो 3 टाइम्स है ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, और कैपिटल R के लिए जो रेट फॉर्मेशन है वो ट्वाइस है ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। रेट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन या फिर कंसंट्रेशन। अगर हमें टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन या फिर कंसंट्रेशन पता है तो प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म्स। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है A गिव्स R तो रेट इक्वेशन लिखी जा सकती है -RA इज इक्वल टू K इंटू CA⁴α, जहाँ पे CA⁴α जो है वो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म और K जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। K की वैल्यू होती है K0 इंटू E⁻⁻RT, जहाँ पे K0 इंटू E⁻⁻RT टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है
और कैपिटल ई जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, कैपिटल आर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, के नॉट फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो कि कांस्टेंट है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है सी ए की पावर अल्फ़ा, वहाँ पे अल्फ़ा जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। सी ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट ए, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि ए की रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है क्योंकि रिएक्टेंट ए जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो क्या है सी ए की पावर अल्फ़ा, या फिर अगर रिएक्टेंट भी है तो सी बी की पावर अल्फ़ा। तो अगर सी ए या सी बी 1 हो जाता है तो 1 की पावर अल्फ़ा 1 रहेगी, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो यानी कि इफ़ ऑल द रिएक्टेंट्स आर एट यूनिट कंसंट्रेशन, सी ए और सी बी दोनों की वैल्यू 1 है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के बराबर हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज़ करता है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू सी ए की पावर एन। कंसनट्रेशन यानी कि सी ए की यूनिट होती है मोल पर लीटर, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो निकल के आएगी के की यूनिट यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट जो कि है टाइम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, जहाँ पे एन जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है टाइम इनवर्स इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। तो अगर हम कहें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 यानी कि -1, यानी कि यूनिट हो जाएगी क्या, टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन इनवर्स, यानी कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो इनवर्स क्या हो जाएगा लीटर पर मोल, और टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड, तो यानी लीटर पर मोल सेकेंड यूनिट हो जाएगी रिएक्शन रेट कांस्टेंट की। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं जो कि कोलाइड कर सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन, और उतने ज़्यादा कोलिजन होंगे जितने ज़्यादा की मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड नंबर ऑफ कोलिजन इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट में अभी जो हमने रेट इक्वेशन पढ़ी वहाँ सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था ए, तो इसीलिए जो रेट इक्वेशन थी वो थी माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू सी की पावर एन। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं इसलिए रेट इक्वेशन है माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू सी की पावर एन 1 मल्टीप्लाई बाय सी बी की पावर एन 2। तो इस तरीके की इक्वेशन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन बताती है वो कहलाती है रेट इक्वेशन। और ऑर्डर होता है वो इस रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर होती है, जो भी पावर होती है, जैसे यहाँ पे n1 और n2 है, उनका सम जो होता है वो ऑर्डर होता है। यानी कि इस केस में जो ऑर्डर होगा वो होगा n1 प्लस n2। लास्ट केस में जो ऑर्डर था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही टर्म थी तो इसलिए जो ऑर्डर था वो था n। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आयंस पार्ट लेते हैं वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में भी बताया था कि एक टाइप होता है रिएक्शंस का, वो होता है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इस बेसिस पे जो रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर हो सकती हैं। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जिस रिएक्शन में पार्ट लें वो ज़्यादा होती नहीं हैं, बहुत रेयर होती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है तीनों का, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का भी, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का भी और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का भी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये दो ऐसी टर्म्स है जो कि सुनने में बहुत सेम लगती हैं पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम केमिकल रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि वो यूनिमॉलिक्यूलर है, उसमें एक मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, बाईमॉलिक्यूलर है, 2 मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं, ट्राईमॉलिक्यूलर है या फिर 3 मॉलिक्यूल पार्ट्स ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, लेकिन ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हम किसी भी रिएक्शन को जस्ट देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या है, या तो हमें पहले से पता होना चाहिए या फिर हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। उस रिएक्शन के रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन डेवलप करने पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा डिफरेंस ये है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 या फिर
ज़ीरो भी हो सकता है, इनफैक्ट फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 1/2, 2/3 एक्सेट्रा। लेकिन किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी ज़ीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो नंबर ही हो सकती है, होल नंबर ही हो सकती है। इसके अलावा बेसिक डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन ही है कि ऑर्डर जो है वो किसी भी रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी पावर के यानी कि एक्सपोनेंट्स के सम के बराबर होता है, और मॉलिक्युलैरिटी जो है वो उन मॉलिक्यूल्स के बराबर या फिर एटम्स और आयंस के नंबर के बराबर होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे कि रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं, और जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं वो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप यानी कि सिर्फ एक रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कहलाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप। तो ये तो थी वीडियो ऑन द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। अभी केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा पार्ट बचा है, जैसे कि एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, चेन रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अलावा आर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।